Good morning, student. In today's session, we will cover the conductors and insulator. तो पहले तो हम इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, कंडक्टर्स और इंसुलेटर होते क्या हैं। फिर हम इनका बिहेवियर देखेंगे कि अगर हम किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब उसका क्या बिहेवियर होता है, और जब हम एक इंसुलेटर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब उसका क्या बिहेवियर होता है। उस बिहेवियर को समझने के लिए हमें एक टॉपिक और पढ़ना पड़ेगा जो कि है फ्री एंड बाउंड चार्जेस। तो चलिए फिर डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। पहले डेफिनेशंस करेंगे, फिर फ्री एंड बाउंड चार्जेस करेंगे, फिर टोटली हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स के बारे में, प्रॉपर्टीज कंडक्टर्स की क्या होंगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, फिर हम पढ़ेंगे इंसुलेटर्स के बारे में। वैसे तो अगर हमसे कंडक्टर या इंसुलेटर बोला जाए तो हम ये समझते हैं कि कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को पास कर देते हैं, बट बेसिकली वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव कर सकते हैं कंडक्टर की बॉडी के अंदर। तो डेफिनेशन देखते हैं। दीज आर दी सब्सटेंसेस विच अलाउ लार्ज स्केल ऑफ फिजिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन का मूवमेंट नहीं होता, ठीक है। तो प्रोटॉन का क्योंकि मूवमेंट नहीं होता वो बाउंड चार्ज बन जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है वो फ्री चार्ज बन जाएगा through them when an external electric field is applied. एग्जाम्पल में सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। इंसुलेटर अपोजिट ही होगा कंडक्टर का। These are the substances which do not allow physical movement of electric charge through them when the external electric field is applied. तो बेसिकली कंडक्टर में क्या होता था कि प्रोटॉन बाउंड था, प्रोटॉन का मूवमेंट नहीं हो रहा था क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा था। इंसुलेटर में ना ही प्रोटॉन का मूवमेंट होता है ना ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इसलिए इनमें से कोई भी चार्ज फ्लो नहीं हो सकता या करंट इससे पास नहीं हो सकता। एग्जाम्पल्स हैं आपके ग्लास है, वुड है, माइका है, वैक्स है, डायमंड है, एटसेट्रा। चलिए अब ये नोट वाला पॉइंट देखते हैं ये क्या कह रहा है। द रब्ड इंसुलेटर वर एबल टू रिटेन द चार्जेस प्लेस्ड ऑन देम, सो दे आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। नाउ दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, डाइलेक्ट्रिक। बेसिकली जो अगला हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस, उसमें इस डाइलेक्ट्रिक का काफी रोल है, और डाइलेक्ट्रिक बेसिकली इंसुलेटर्स को हम बोलते हैं। ओके, इसी तरीके से अब इंसुलेटर में क्या है, जैसे आपने शुरू में जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने एग्जाम्पल लिया कि ग्लास रॉड है। ओके, इस ग्लास रॉड को आप फर के अगेंस्ट रब करते हैं, ठीक है, इन दोनों को आपस में रब किया गया। तो आपने नोटिस किया कि इस ग्लास रॉड के ऊपर मान लीजिए पॉजिटिव, हो सकता है पॉजिटिव ना आए, निगेटिव आ जाए। मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज आया तो फर के ऊपर जो है निगेटिव चार्ज आ गया। आपने बोला ये फ्रिक्शनल की वजह से चार्ज आ गया। लेकिन अगर इसी प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं बोलूं आपसे कॉपर रॉड ले लो या मेटल रॉड ले लो कोई भी, ठीक है, और इसको फर से रब करो, तो इस मेटल रॉड के ऊपर कोई भी चार्ज अपियर नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर चार्ज रुक नहीं पाएगा, वो ड्रेन हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द रब कंडक्टर्स मेटल्स कुड नॉट रिटेन चार्ज placed on them but immediately drain away the charge, so they are called non electric। तो कंडक्टर को एक दूसरा नाम क्या दिया जाएगा, नॉन इलेक्ट्रिक। इसी तरीके से इंसुलेटर को दूसरा नाम क्या दिया जाएगा, डाइलेक्ट्रिक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फ्री एंड बाउंड चार्जेस। तो इसको हम तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले हम मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए पढ़ेंगे, फिर हम इंसुलेटर्स के लिए पढ़ेंगे, एंड देन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो डेफिनेशन है, इन मेटेलिक कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर शेल ऑफ द एटम्स आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस, दे गेट डिटैच फ्रॉम द एटम्स एंड मूव ऑलमोस्ट फ्रीली इनसाइड द मेटल। ओके, जब कोई मेटल जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। ओके, the positive ions which consist of nuclei and electrons of the inner shell remain held in their fixed position. These immobile charge constituent bound charges। तो जब भी हम किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो आप डायग्राम देख सकते हैं, कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर को मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख रखा है।
अब होगा क्या, जो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड होंगे, तो उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा -E इंटू कैपिटल ई, और डायरेक्शन इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देंगे इनसाइड द मेटल। ओके, जबकि जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है या जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जगह रहेंगे, तो उनका मूवमेंट नहीं होगा, इसलिए उनको इमोबाइल चार्ज कैरियर बोला जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं इनको क्या बोला जाएगा, फ्री चार्ज कैरियर या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इन इंसुलेटर द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियई एंड कैन नॉट बी डिटैच फ्रॉम द एटम। मतलब कंडक्टर्स की तरह नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई और जो है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थे वो फ्री हो गए और मेटल सरफेस और मेटल के अंदर मूव करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा इंसुलेटर्स में नहीं होता। दैट इज द चार्ज इन इंसुलेटर, द चार्जेस इन इंसुलेटर आर बाउंड, यानी कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन है वो भी बाउंड है और जो न्यूक्लियस है जो प्रोटॉन है उनके अंदर वो भी बाउंड है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री चार्ज इंसुलेटर आर दी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए जो इंसुलेटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते या किसी चार्ज को अपने थ्रू पास नहीं होने देते। बाकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इन इंसुलेटर्स का क्या बिहेवियर होता है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन एक्ट एज अ चार्ज कैरियर, यानी कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों ही फ्री चार्ज कैरियर होते हैं। ओके, क्योंकि उन दोनों का ही मूवमेंट होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप डायग्राम देख सकते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा रखी है, तो जो पॉजिटिव है उस पे जो फोर्स लगेगी वो तो फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगी और वो फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट होता है इलेक्ट्रोलाइट में। लेकिन क्योंकि एक एक आयन नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इनके बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स होगी। तो बेसिकली ये फोर्स भी जो है मूवमेंट ऑफ द आयंस को इन्फ्लुएंस करती है। ओके, नाउ जो हमारा डिस्कशन होगा वो कंडक्टर्स के बारे में होगा। और सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कि जब किसी कंडक्टर को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखते हैं या एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो वो क्या प्रॉपर्टीज को शो करता है। ओके, तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर। यानी कि जब आप किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। चलिए इसको डायग्राम से, दीज आर अ शीट जिसके ऊपर, दिस इज अ शीट जिसमें हमने पॉजिटिव चार्ज दी थी, ये एक दूसरी शीट है जिसमें नेगेटिव चार्ज है। नाउ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इस फील्ड को हमने बोला एक्सटर्नल फील्ड, ई एक्सटर्नल। इस फील्ड के बीच में हमने इन्फ्लुएंस में एक कंडक्टर रख दी, सॉलिड कंडक्टर। ओके, तो उस कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ओके, ये हमारी प्रॉपर्टी है, बट वो कैसे जीरो होती है हमें वो समझना है। तो देखिए हमने इस डायग्राम में, सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हैं कंडक्टर है, इसके अंदर एक्सटर्नल फील्ड है। अब इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से होगा क्या कि जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि जो फ्री चार्ज पार्टिकल होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, उनका मूवमेंट स्टार्ट होगा इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिसकी वजह से होगा क्या कि यहाँ पे तो इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेट हो जाएंगे, इससे आगे जा नहीं सकते क्योंकि वैक्यूम है या एयर है जो कि इंसुलेटर है। तो ये जो एक्सटर्नल फील्ड है ये इस कंडक्टर के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करेगी।
इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होगा क्या कि एक इंटरनल या इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जनरेट हो जाएगी, जिसका डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड होगा। तो देखिए हम एक इंड्यूस फील्ड बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारी इंड्यूस फील्ड होगी जो कि अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड है। ओके, तो अगर हम नेट फील्ड को लिखें तो नेट फील्ड कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है इट विल बी इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस माइनस ई इंड्यूस। ओके, तो ये फील्ड जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि चार्ज का मूवमेंट जब तक रहेगा जब तक ये नेट फील्ड रहेगी, और इस चार्ज का मूवमेंट या जो फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो रुक जाएगा जब ये नेट फील्ड जो है वो जीरो हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये नेट फील्ड जीरो हो जाएगी, और ये सिचुएशन हो जाएगी हमारे पास कि जो एक्सटर्नल फील्ड है वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, या इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सटर्नल फील्ड के बराबर हो जाएगी। इसीलिए किसी भी कंडक्टर के अंदर जो नेट फील्ड होती है वो जीरो होती है, इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। Just outside the surface of a charged conductor, the electric field is normal to the surface। यानी कि अगर किसी कंडक्टर पे चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा उसके 90 डिग्री होगी। जैसे मान लीजिए हमने एक स्फीयर ले लिया और स्फीयर पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो रेडियल होंगी, क्योंकि रेडियल जो है वो इस सरफेस के 90 डिग्री होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि ये हर पॉइंट पे नॉर्मल है 90 डिग्री। सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। या किसी आर्बिट्री शेप का भी अगर हमने कंडक्टर लिया, ठीक है, किसी आर्बिट्री शेप का कंडक्टर ले लेते, तभी भी ऐसा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस कंडक्टिंग सरफेस के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो इसके ऊपर मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, क्योंकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इसके अंदर भी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ओके, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो आप देखिए सरफेस के मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, जो भी मैं वहां पे टेंजेंट जो एंगल बना रहा हूँ मैं फील्ड लाइंस का टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बना रहा हूँ। ओके, और मैं लाइंस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो हमेशा जो है वो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगी सरफेस। ओके, सरफेस के साथ। जैसे हमने एक सिचुएशन पढ़ी थी पहले कि मान लीजिए एक शीट है, कंडक्टिंग शीट, ठीक है, और इसके नजदीक में हमने एक चार्ज रख दिया Q, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते थे। तो पहले तो यहाँ पर ये निगेटिव इंड्यूस चार्ज आएगा इस साइड, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जो फील्ड लाइंस बनेंगी वो इस तरीके से ये सरफेस के 90 डिग्री एंटर करेंगे, और 90 डिग्री ही इससे बाहर निकलेंगे। ओके, तो ये लाइंस बैंड हो जाएंगे सो दैट इट फॉर्म अ 90 डिग्री एंगल विद द कंडक्टिंग शीट। तो इस तरीके से फील्ड लाइंस बन जाएंगे। ये जो व्हाइट कलर की मैं दिखा रहा हूँ ये कंडक्टिंग शीट है। इट्स अ कंडक्टिंग शीट। ओके, अब ऐसा क्यों होता है वो जानना जरूरी है, तो उसका रीजन हम गो थ्रू कर लेते हैं। ओके, रीजन पूछा जाता है एग्जाम में।
इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट नॉर्मल टू द सरफेस, मान लो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं होती सरफेस के, इट विल हैव अ कंपोनेंट टेंजेंशियल टू द सरफेस which will immediately cause the flow of the charge producing surface charge, but electrostatic condition में कोई भी movement of charge possible नहीं होता। तो इसको हम डायग्राम से समझ सकते हैं दोबारा से, देखिए। तो ये कंडक्टर है, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर नहीं होती, कुछ एंगल फॉर्म कर रही होती, तो इसके दो कंपोनेंट होते, एक कंपोनेंट ये होता है, एक कंपोनेंट ये होता है। मान लीजिए ये एक्स कंपोनेंट हो जाता और ये वाई कंपोनेंट हो जाता। अब ये जो वाई कंपोनेंट है, इसकी वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, उनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता, ठीक है। इन फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता। तो ये जो कंडीशन है वो स्टैटिक की कंडीशन नहीं होती, फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगती, ठीक है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता। तो ये स्टैटिक कंडीशन नहीं रहती, इसलिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, 90 डिग्री होगी सरफेस, कंडक्टिंग सरफेस की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द नेट चार्ज in the interior of a conductor is zero and any excess charge resides at its surface। तो ये हमने कंडक्टर कंसीडर किया है, डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अब हमें ये शो करना है कि इसके अंदर जो भी चार्ज होगा वो जीरो होगा। तो एक काम ये कर सकते हैं कि मान लीजिए मैंने एक चार्ज तो इसकी सरफेस पे कंसीडर कर लिया, उस चार्ज इसकी सरफेस पे, मान लीजिए ये चार्ज क्यू है, और मैंने एक इंटीरियर में चार्ज क्यू कंसीडर कर लिया कि इंटीरियर में मैं मान लेता हूं कि इसके अंदर जो है वो चार्ज क्यू है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक गॉसियन सरफेस ले लूंगा। तो यहाँ पे हम एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं, मान लीजिए हमने इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस बना लिया, सब गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, और यहाँ पे हम गॉस लॉ लगाते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, क्यू एनक्लोज्ड क्यू है हमारा डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब ये फील्ड हमारी जीरो है, इसका मतलब ये वाला जो फैक्टर है ये पूरा जीरो हो गया, और क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। इसका मतलब ये जो चार्ज है वो जीरो है, यानी कि कोई भी चार्ज जो है वो कंडक्टिंग सरफेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और अगर कोई चार्ज होगा भी तो वो मूव करके कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, सो दैट अंदर जो चार्ज है कंडक्टर के अंदर वो जीरो हो जाए और नेट फील्ड भी जीरो हो जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। उसको देखिए, समझते हैं। हम स्फीयर के एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कंडक्टिंग स्फीयर हम कंसीडर कर लेते हैं। ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, तो जो भी आप चार्ज देंगे वो इसकी सरफेस पे आ जाएगा, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। सारा का सारा चार्ज इसकी सरफेस पे, तो इसकी सरफेस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्यू इस पे चार्ज हो गया, आर इसकी रेडियस हो गई, ठीक है। ये पॉइंट मान लीजिए हमने ए ले लिया। अब मान लीजिए एक पॉइंट हम बी ले लेते हैं यहाँ पे, जो कि आर डिस्टेंस पे है सेंटर से। ओके, तो बी पे पोटेंशियल क्या होगा,
तो हम इसमें यूज कर सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। E इज इक्वल टू माइनस, फाइनल पॉइंट है VB माइनस VA, ठीक है, और ये dr। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगी, तो VB माइनस VA बाई dr, तो हमारे पास VA इज इक्वल टू VB आ जाएगा। यानी कि जो पोटेंशियल सरफेस में है वही पोटेंशियल बी पर है, या जो भी पॉइंट इसके अंदर होगा उसमें होगा। तो यहाँ पे दो चीजें सामने आती हैं, ये जो आपको ध्यान रखनी है। ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये जो है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। और जिसके अंदर ये वॉल्यूम है इसको बोला जाता है इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। और ये बात सिर्फ स्फेरिकल कंडक्टर के लिए नहीं है, ये बात किसी भी शेप के कंडक्टर के लिए वैलिड होगी। देखिए, मान लीजिए मैं किसी आर्बिट्री शेप का कंडक्टर मान लेता हूँ, ठीक है, ये कंडक्टर हो गया, है ना। ई इसके अंदर जीरो ही होती है, दिस इज द कंडक्टर, सॉलिड है, सॉलिड शो कर देते हैं इसको, सॉलिड, सारा चार्ज सरफेस पे, जो भी चार्ज होगा वो सरफेस पे होगा, ऑल द चार्ज विल बी एट द सरफेस। तो हमने ये सरफेस पे चार्ज ड्रॉ कर दिया, ओके, क्यू चार्ज है इसके ऊपर। तो अब इस पूरी सरफेस का पोटेंशियल जो है वो सेम होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सरफेस, मान लीजिए V है, क्योंकि मान लीजिए इस सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो अगर VA इज नॉट इक्वल टू VB, बराबर नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इन दो पॉइंट्स के बीच में, और जो चार्ज है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो अगर मैं कहता हूं कि VA नॉट इक्वल टू VB, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ये गलत है बात। हमारा VA VB बराबर होगा, हमारा क्या होगा, VA इज इक्वल टू VB होगा। तो सरफेस पे तो पोटेंशियल सेम हो गया, सरफेस पे पोटेंशियल सेम हो गया। तो जो सरफेस है वो कहलाएगी इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि किसी भी शेप का कंडक्टर हो उसकी जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। अब अगर कोई पॉइंट हम सी पे ले लें, मतलब अंदर ले लें, उसको सी मार्क कर देते हैं, तो वो सी के भी बराबर होगा पोटेंशियल। वो हम निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा हमने स्फीयर के केस में किया। तो ये तो हमारी हो गई इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। और ये जो वॉल्यूम है इसके अंदर वो हो जाएगा इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। ओके, चलिए पिछले पॉइंट को थोड़ा और एलोबरेट करते हैं और समझते हैं कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, क्या वो यूनिफॉर्म होता है या नॉन यूनिफॉर्म होता है। पोटेंशियल तो पूरी सरफेस पे सेम होगा, हमें जो समझना है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो हम एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, हम स्फीयर ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ये स्फीयर ले लिया और ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो हम ये बोलते हैं कि इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो यूनिफॉर्मली होता है। ये रेडियस r है और इस पे q चार्ज है,
ये क्यू चार्ज है, ठीक है। द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे दो पॉइंट्स ले लूँ कोई, मान लीजिए यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट, एक पॉइंट मैंने ए ये ले लिया, एक पॉइंट बी मैंने ये ले लिया। ओके, तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी एट ए होगी और बी होगी वो सेम होगी, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सिग्मा ए या सिग्मा बी जो है वो सिग्मा के बराबर होगा, विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया से डिवाइड कर देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। और पोटेंशियल एट ए पॉइंट और बी पॉइंट पर सेम होगा, सो दैट कोई मूवमेंट ऑफ चार्ज सरफेस पे ना हो पाए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो मूवमेंट ऑफ चार्ज हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाएगा ए से बी तक, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन नहीं होगी, वो करंट की कंडीशन हो जाएगी। ओके, मान लीजिए अगर यही जो कंडक्टर है वो नॉन यूनिफॉर्म शेप का होता, तब क्या सिनेरियो जनरेट होता। तो हम एक नॉन यूनिफॉर्म शेप का कंडक्टर कंसीडर कर लेते हैं ना, तो इसको ऐसा मान लेते हैं, इस तरीके से शेप का है। तो एक यहाँ पे एक छोटा सा स्फीयर है एक तरीके से, और यहाँ पे एक बड़ा स्फीयर। ओके, सॉलिड है तो शेड कर लेते हैं इसको, इट्स अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये जो मैंने छोटे स्फीयर्स माने हैं, ये मैं पॉइंट बी ले लेता हूँ, दिस इज पॉइंट बी। ओके, ये बी पॉइंट हो गया मेरा, और ये पॉइंट ए हो गया। तो क्योंकि कंडक्टर है, फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होना चाहिए सरफेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, तो मैं ये तो बोलूंगा कि पोटेंशियल एट ए मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। ओके, क्लियर है। तो अगर मैं इसको एक स्फीयर मान लेता हूँ छोटा सा, मान लीजिए ये मैंने एक स्फीयर मान लिया, रेडियस r1 का, और इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ये रेडियस r1 का कंसीडर कर लेते हैं, और ये रेडियस r2 का कंसीडर कर लेते हैं। ओके, अब जो इस केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, उसका रीजन अब अभी हम समझेंगे, लेकिन हम पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शो कर देते हैं सरफेस पे। तो पहले आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जर्व करिए। देखिए, जहां कंडक्टर पॉइंटेड है, यानी कि जो स्फीयर छोटा है, वहां पे मैं चार्ज डेंसिटी ज्यादा बना रहा हूं एज कंपेयर टू अदर पार्ट जिसकी रेडियस ज्यादा है, यानी कि चार्ज डेंसिटी एट बी विल बी ग्रेटर देन द चार्ज डेंसिटी एट ए। इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि मान लीजिए आपने ये तो कह दिया कि पोटेंशियल ए और बी पर बराबर होगा, है ना। तो हम ए और बी को ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि बी जो है वो वो R2 रेडियस पे, R2 रेडियस का जो स्फीयर है उस पे लाई कर रहा है पॉइंट बी। ओके, और जो ए है वो बड़े वाले स्फीयर पे लाई कर रहा है जिसकी रेडियस R1 है, ए पॉइंट इस पे लाई कर रहा है। ओके, R1 रेडियस बड़ा है R2 रेडियस। तो अगर मैं इन पे चार्ज सेम मान लेता हूं, मान लीजिए इन पोर्शंस पे चार्ज सेम है, तो मेरे हिसाब से जो पोटेंशियल बनना चाहिए VA, वो बनना चाहिए Q अपॉन, क्योंकि Q तो टोटल चार्ज है तो हम स्मॉल क्यू मान लेते हैं, क्योंकि कुछ पोर्शन ऑफ चार्ज होगा,
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, और VB जो होगा वो होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। अब R1 बड़ा है R2 से, इसका मतलब पोटेंशियल एट ए लेस देन हो गया बी से, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में पॉसिबल नहीं है, पोटेंशियल सेम होना चाहिए। इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? इसका कंक्लूजन ये निकलेगा कि ये जो चार्जेस हैं वो भी डिफरेंट होंगे, है ना, ये सेम नहीं हो सकते अगर हम पोटेंशियल को सेम रखना चाहते हैं। तो कंक्लूजन इसका ये निकलेगा कि हमारे जो चार्जेस हैं, यानी कि ए पे जो पोटेंशियल होगा वो हमारा होगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, जबकि बी पे हमारे पास जो पोटेंशियल होगा वो होगा Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। अब क्योंकि R1 बड़ा है R2 से, ओके, और हमें पोटेंशियल सेम करना है, तो हमारा जो Q2 चार्ज है वो भी बड़ा होना चाहिए Q1 से, तभी ये दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो सकता है, अदरवाइज ये दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। इसलिए जो पॉइंटेड एंड है, जो कम रेडियस का है, वहां पे ज्यादा चार्ज होगा, वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो एंड बड़े रेडियस का है, वहां पे चार्ज डेंसिटी कम होगी। तो जब नॉन यूनिफॉर्म शेप के कंडक्टर्स होते हैं तो वहां पे चार्ज जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पॉइंटेड एंड्स पर ज्यादा चार्ज होता है और जो फ्लैट एंड है वहां पे कम चार्ज होता है। ओके, तो ये जो VA और VB पे पोटेंशियल्स हैं, हम उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को R1 से मल्टीप्लाई R1 से डिवाइड किया, ये हो गया Q1 R1 और ये R1 स्क्वायर। सिमिलरली इसको R2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तो ये Q2 R2 स्क्वायर। ठीक है, नाउ Q1 4 पाई R1 स्क्वायर सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी एट पॉइंट A। ठीक है, इसी तरीके से Q2 अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर सरफेस चार्ज डेंसिटी एट पॉइंट B। अब चूंकि A और B पे पोटेंशियल बराबर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो ये कंडीशन आएगी हमारे पास, तो σ1 R1 σ2 R2। तो इसको फाइनली अगर आप लिखेंगे तो जो अभी हमने कंक्लूजन निकाला वही निकलेगा। देखिए σ1 बाई σ2 जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि R2 बाई R1, यानी कि जहां पे रेडियस ज्यादा है वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी, और जहां पे रेडियस कम वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी कि जहां पॉइंटेड एंड होंगे वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी कंडक्टर्स में। ओके, डिस्चार्ज एक्शन ऑफ ए शार्प पॉइंट्स कोरोना डिस्चार्ज। ओके, तो अभी हमने देखा कि अगर एक स्फीयर है रेडियस r का, तो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म होगी, इट इज हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इट्स अ सॉलिड कंडक्टर। ये सॉलिड कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर, इस पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्यू चार्ज, और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी Q अपॉन सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखने सिग्मा Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। यानी कि मैं कोई भी पॉइंट कंसीडर करूं, वेदर इट्स ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो इन पॉइंट्स पर जो फील्ड होगी वो इक्वल होगी, एंड इट इज गिवन बाय Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, इक्वल फील्ड होगी। बट अगर ये नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म शेप का है, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले कंसीडर किया, तो एक एंड पॉइंटेड मान लेते हैं, एक एंड जो है इसका बड़ा मान लेते हैं, तो इस तरीके का शेप है, ये पॉइंटेड है। ओके, कंडक्टर ये भी है, तो इट्स अ सॉलिड कंडक्टर, इनसाइड फील्ड 0 होगी। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म
नहीं होगा, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंटेड एंड पर ज्यादा होगा और जो फ्लैटन एंड है वहां पे कम होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अंदर फील्ड तो जीरो है, इट्स अ सॉलिड कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर। ओके, तो ये पॉइंट हमारा ए है मान लीजिए और ये बी है। ओके, तो यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी ए पर और यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बी है, चार्ज हम शो कर सकते हैं। यहाँ पे चार्ज एक दूसरे के काफी नियर बाई होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी चार्ज की। और धीरे धीरे जब हम फ्लैटन एंड की तरफ जाएंगे तो चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट एरिया जो है वो रिड्यूस होगा। तो यहाँ से ये क्लियर है कि सिग्मा जो ए है इट विल बी ग्रेटर एट सिग्मा बी। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एट ए पॉइंट विल बी ग्रेटर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ए पर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। Electric field near the pointed end will very high, which may cause the ionization or electric breakdown of the surrounding air. तो जो ए पॉइंट है वहां पे फील्ड ज्यादा है, तो होगा क्या, जो इसके नियर बाई एयर है जो कि एक इंसुलेटर है, तो वो भी जो एयर है वो इलेक्ट्रॉन से बनी है और उसके अंदर न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज। तो हो सकता है कि उसके इलेक्ट्रॉन इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से डिटैच हो जाए और वो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ होना स्टार्ट हो, जिसकी वजह से क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे और यहाँ पर एक विजिबल ग्लो जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। तो देख लेते हैं थ्योरी। द पॉजिटिवली चार्ज आयन न्यूट्रलाइज द pointed ends which the while the similar charge ion are repelled away. Fresh air molecules come near the pointed end and takes away its charge, setting a kind of electric wind, and this process is called corona discharge. The discharge is often accompanied by a visible glow near the pointed end. तो जब ये न्यूट्रलाइजेशन होगा अपोजिट चार्जेस के बीच में इस पॉइंटेड एंड के नजदीक, तो एक ग्लो प्रोड्यूस होगा। ओके, और उसी ग्लो और उस इलेक्ट्रिकल विंड्स को हम क्या बोलते हैं, करोना डिस्चार्ज बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface of a charge conductor is proportional to the surface charge density. ओके, तो एक इरेगुलर शेप का कंडक्टर हम कंसीडर कर लेते हैं, जैसा कि हमने कंसीडर किया, इट्स अ सॉलिड कंडक्टर। इट्स अ सॉलिड कंडक्टर। इट्स अ सॉलिड कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इसके जीरो होगी। ठीक है, सरफेस चार्ज बना लेते हैं, इसके ऊपर क्यू चार्ज होगा। हर पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफरेंट होगी, यूनिफॉर्म नहीं होगी। तो यहाँ पे ये पॉइंटेड एंड है, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। ओके, और फ्लैटेन एंड पे कम होगी। यहाँ पे गॉसियन सरफेस हम बना लेते हैं, गॉसियन सिलेंडर बना लेते हैं। गॉसियन सरफेस। ठीक है, इसका जो एरिया है वो हमने डेल्टा एस ले लिया। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऑब्वियस है परपेंडिकुलर होगी। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकालना चाहते हैं, ये पॉइंट हम ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं। ये हम देख चुके हैं कि बी पर फील्ड ए से ज्यादा होगी, बट अभी हमारा कंसर्न ए पे फील्ड निकालना है, तो ए पर ये फील्ड होगी। तो अप्लाइंग गॉस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ
ई ए डॉट डी एस क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो क्यू एनक्लोज्ड होगा वो होगा ई ए डेल्टा एस हो गया, क्योंकि इधर तो फील्ड जीरो है, तो इस सरफेस पर देखिए मैं आपको बताता हूँ, इधर फील्ड जीरो है, ठीक है, तो हम इसको 2s नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, तो फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्यू एनक्लोज्ड मेरे पास जो होगा वो होगा सिग्मा ए सरफेस चार्ज डेंसिटी एट ए इनटू डेल्टा एस एरिया बाई एप्सिलॉन नॉट। ये मैं कैंसिल कर दूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट मेरे पास आएगी सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिमिलरली अगर मैं बी पे निकालूंगा तो बी पर मेरे पास आएगी सिग्मा बी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंडक्टर की जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी। ओके।